हेलो दोस्तों। आज हम चैप्टर 6 क्लास 10th के पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैं लेट हुआ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हुआ। तो अभी मैं थोड़ा बुखार से गुजर रहा हूँ, तो मैं अभी प्रयास करूँगा मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक रहे और आपको मैं हेल्प कर सकूँ। ठीक है। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ना चाहते हैं। पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण यानी अनुरक्षण का मतलब हुआ रख रखाव कार्य में संलग्न मतलब शामिल जैव प्रकमों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि उनमें क्या मतलब प्रक्रिया होता है, वो कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने इस बात पे विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। यदि कोई वस्तु अगर हम देख रहे हैं गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। ठीक है। एक बीज जब अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, हम देख सकते हैं कि जो नया नया जो पौधा तैयार होता है, नवोद्भिद उसको हम लोग कहते हैं, कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक और धकेल कर बाहर आ जाता है, यानी ठीक है। लेकिन इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियाँ नहीं होती, यानी वृद्धि हुई तभी तो वो आगे बढ़ा। अधिकांश जंतुओं में या कुछ पादपों में होने वाले कुछ गतियाँ विधि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, ठीक है, झूले पे खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस आदि ये गतियाँ विधि के कारण नहीं होती। अगर कोई बिल्ली दौड़ रही है तो हम ये बोल देंगे कि ये बिल्ली वृद्धि कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। झूले पर जो बच्चे खेल रहे हैं तो हम बोलेंगे अरे बच्चे तो खेल रहे हैं, इनमें वृद्धि हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भैंस खाना खाने के बाद जो जुगाली लास्ट में करती है ना, तो उसको बोलेंगे वृद्धि है, नहीं ये वृद्धि नहीं हुई। देखो, हम देखो दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका उत्तर ये है, हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए हुए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। यानी कहते हैं कि जो इसका पर्यावरण में जीव के जो पर्यावरण में परिवर्तन आया, पर्यावरण मतलब हुआ कि वो बिल्ली दौड़ने लगी तो हम सोचने लगे वो परिवर्तन, अभी अभी तो बिल्ली बैठी थी, अभी फिर दौड़ने लगी तो ये उसके परिवर्तन हुआ, परिवर्तन की तो हम सोचे कि अरे वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं है। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीव द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। यानी कहने का मतलब है कि जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, वो उस परिवर्तन से उसको लाभ हो रहा है तो हम उसको हम वृद्धि मानते हैं। जबकि सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जो होता है वो जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी जो होता है ना हमारी आंखों पर फोकस की जाती है, जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता चल जाता है। इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते ऐसा प्रतीत होता है। देखो, मतलब अगर मान लीजिए रोशनी आपकी आंख पर पड़ा तो आपने तो अपने हाथ को उसके सामने रखा कि बचाने के लिए ना, तो वृद्धि थोड़ी ना हुआ। ठीक है। तो ये सब वृद्धि का कॉन्सेप्ट है, किसी वृद्धि कहते हैं। तब अब लाइन से अगला पॉइंट पढ़ते हैं, जंतु तंत्रिका तंत्र। देखो, कहने का मतलब है कि जो कंट्रोल सिस्टम है जंतुओं में, जो नियंत्रण होता है, जो तंत्रिका समन्वय होता है तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसका हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब है कि गर्म पदार्थ को जब आप छूते हो तो अचानक छूते हो ना, आप उसको आइडिया नहीं होता कितना गर्म है, तो आप अचानक से इसको छुए तो आपके लिए वो खतरनाक हुआ। इसे पहचानने की और इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता होती है। हमें कैसे पता लगेगा कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? क्योंकि हमने तो उसको छुआ लेकिन वो गर्म निकला। तो हमें पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रिया में स्थित होते हैं। यानी हमें जो स्पर्श मिलता है, जो हमें सूचनाएं मिलती है, वो हमें ज्ञान इंद्रियों में के ग्राही के द्वारा पता चलता है। जैसे आंतरिक कर्ण हुआ, नाक हुआ, जीवा हुआ, ये सब ये से पता चलता है। जैसे देखो, रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं,
कि मीठा है कि नहीं मीठा है। जबकि जो घ्राणग्राही होता है गंध का, यानी जो जो स्मेल लेने वाला जो है ना, वो पता कर लेते हैं, नाक जो होता है वो पता कर लेता है कि स्मेल कैसा है। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा पता किया जाता है। ध्रुमाकृतिक, ये देख रहे पिक्चर में आप देख लीजिए, ये इससे पता चलता है ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा। ये यहाँ पे ध्रुमिका है, यहाँ पे तंत्रिका कंच है, यह तंत्रिका का अंतिम सिरा है, एक उसका कार्य है। एक बारे में बताते हैं कि पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा होता है। कौन पैदा करता है? ध्रुमाकृतिक सिरा एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करता है। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है, यानी ध्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है। कोशिकाएं किधर है देख लीजिए, यहाँ पे है, ठीक है। और तंत्रिकांश यानी इसको एक्सॉन भी बोलते हैं। तो तंत्रिकांश में होता हुआ उसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। यानी आप देख रहे पहले ध्रुमिका से होता हुआ गया वो कोशिका कार्य, और वहाँ से होते हुए तंत्रिका कंच से होते हुए तंत्रिका का अंतिम सिरा तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब है कि एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। यानी एक्सॉन के अंत में, एक्सॉन किसको बोलते हैं? तंत्रिका कंच को, तंत्रिकांश को। तो इसके अंत में विद्युत आवेग जो होता है ना, वो कहने का मतलब है कि वो क्या करता है, वो कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन जो होता है ना, रिक्त स्थान, ये जो खाली स्थान होता है ना, या सिनेप्स उसको कहते हैं, को पार करते हैं। तो सिनेप्स किधर गया? आप पिक्चर में आपको दे रहा है कि नहीं, देख लीजिए पिक्चर में, ठीक है। जो खाली स्थान है और सिनेप्स सेफ्टी दरार भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मतलब कहने का मतलब है पार करता है। और अगर अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इस तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करता है, यानी अगली तंत्रिका कोशिका में उसको पार करता है, ठीक है। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की समान योजना है, यानी तंत्रिका आवेग की मात्रा किस प्रकार रहनी है, ये समान योजना है। इस तरह का एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स ऐसे आवेग को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। यानी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो तंत्रिका ऊतक होता है ना, वो तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, ठीक है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में ले जाता है, ठीक है। अब पिक्चर 6.1 का ए देखिए, ठीक है। इसमें तंत्रिका कोशिका को भाग कर पहचानिए। तो आप देखिए जो कहने का मतलब है तंत्रिका कोशिका का भाग कौन कौन सा है, यहाँ देख लीजिए पिक्चर में ये दिया हुआ है। जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है, जिससे होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में होता है, ठीक है। फिर है अगला पॉइंट, जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी और भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस होता है आपको? यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह का अंतर जानने के लिए उसके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए और चर्चा कीजिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब आप क्या इस तरह की स्थिति का सामना करते हैं? देखिए, अब आते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया, यानी कहने का मतलब पर्यावरण में किसी घटना हुआ, उस घटना की अनुक्रिया, जैसे कहने पर आग लगा हुआ, तो आग लगे तो आप उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो अनुक्रिया करोगे ना। जैसे आप मान लीजिए गर्म पानी इसको छुए तो कुछ तो आपके तरफ से अनुक्रिया हुआ ना। तो उसके फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं। तो हम बहुता प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया,
या मैं पतिव्रत स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ खींच लिया, मैं इतना भूखा था कि मैं मेरे मुंह से पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक समान विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं, फिर भी ये वो स्थिति है, यानी वो सिचुएशन है जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। यानी जो भी परिवर्तन आ रहा है उसके प्रति हम अनुक्रिया कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में नियंत्रण और समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इस पर हम फिर से विचार करते हैं। देखिए, आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्रही तथा खतरनाक स्थिति होता है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है, इसलिए हम अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न हमारे दिमाग में पता है क्या आता है? यह सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। तो उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोच रहे हैं। यदि तंत्रिका आयोग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो तब इस प्रकार के आयोग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल कार्य होता है, ठीक है। अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका आयु की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य होता है। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ यदि हाँ, अब कॉन्सेप्ट है कि देखिए, ये इसमें कोई इस बात का आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाला जो ऊतक होता है, माने कोशिकाओं का जो समूह होता है जो विशेष कार्य के लिए बना होता है, तो वो ऊतक जो होता है वो जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बना है। एक व्यवस्थित जाल होता है जो न्यूरॉन का होता है, उससे बना होता है जटिल मतलब ऊतक। यह खोपड़ी के अग्र सिरे पे स्थित है, यानी जो न्यूरॉन होता है वो खोपड़ी में अग्र सिरे पे स्थित होता है तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करता है। जो न्यूरॉन होता है शरीर के सभी भाग से संकेत प्राप्त करता है और उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करता है कि निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मनुष्य मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भाग से मतलब जुड़ा होना चाहिए। इस तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं जो होती है इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, हमें यह सब करना पड़े, इसमें काफ़ी समय लग सकता है। हमें जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर की जो डिजाइन होती है किस तरह इस समस्या का हल करती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए, यानी जो तंत्रिका ऊष्मा का पता लगा रही है हमें उसी तंत्रिका से उसको जोड़ देना चाहिए जो पेशी को गति कराती है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रिया को करने का कार्य देती है और ये जल्दी हो जाता है। ये कहने का मतलब है कि जैसे आप कभी मतलब आपने दो व्यक्तियों को लड़ते हुए देखा, तो आप क्या करोगे? आप सीधे जाके वो थाना में जाओगे, वहाँ कंप्लेन करोगे, फिर वहाँ से पुलिस आएगी, फिर उन दोनों को हटाएगी। इसमें कितना समय लगा? आप क्या करोगे? आप सीधा उस व्यक्ति को दोनों को हटाओगे, कहोगे कि लड़ाई मत करो, तो वो चीज़ वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो हमें यही काम करना होता है ना। तो यही कह रहा है कि तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराते हैं, यानी पेशी जो गति करते हैं उनसे कराया जाए। इससे क्या होगा? काम जल्दी हो जाता है। इस आम तौर पे इस तरह के संबंध को हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, जिसे 6.2 में देख सकते हैं आप। ये है प्रतिवर्ती चाप, जिसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को हम संबंधन आगत तंत्रिका और निगत तंत्रिका के मध्य का मतलब कहाँ होना चाहिए। सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वो एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं जो होती है ना, मेरुजु में
मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुज्जु में बनते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं जो होती है ना मस्तिष्क तक भी जाती है। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। तो वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प होता है न्यूरॉन जाल या फिर अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक विचार जो होता है ना प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। देखिए पिक्चर में देखिए, इस व्यक्ति ने गर्म पे हाथ रखा है तो क्या हुआ है, इसमें इसको दर्द हुआ, ठीक है। ये दर्द का सूचना कहने का मतलब है संवेदित तंत्रिका कोशिका को मिला, ठीक है। वो जाके मेरुज्जु में बोला और देखिए यहाँ पे अब उसके बाद उस वहाँ से ऑर्डर मिला तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका सीधे आगे बढ़ा, कहा हाथ हटा लो, तो इस तरह का मेरुज्जु में काल कंट्रोल हुआ। क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पे होती है? वो किस तरह आपकी आंखों में तेज प्रकाश पड़ा, उसके बाद आपने क्या किया, फिर कैसे हुआ, ये आप उसका क्रम खोजिए। क्या आप खोज सकते हैं? अब आते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। आज हम लोग मानव मस्तिष्क का परिचित करेंगे। ये बात समझ लीजिए कि मानव मस्तिष्क को हल्के में मत लीजिए क्योंकि सारा दुनिया इसी पे टिका हुआ है। आज एलन मास्क इतना पैसा इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसका मस्तिष्क विकसित है। अगर उसका दिमाग कमज़ोर होता, मस्तिष्क उसका अच्छा नहीं होता तो आज वो नहीं इतना सक्सेसफुल होता, ठीक है। तो मस्तिष्क के बारे में हम लोग जान लीजिए आज क्या होता है। क्या मेरुज्जु का कार्य केवल प्रतिक्रिया होता है, प्रतिवर्ती होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुज्जु को तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। यानी आप मस्तिष्क सोच सके इसके लिए सूचना मिलेगा तभी ना सोचिएगा। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं। यानी सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि जो होता है ना वो तंत्रिक संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं। ये मस्तिष्क में क्या होते हैं? संकेंद्रित है, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। मस्तिष्क और मेरुज्जु केंद्रीय तंत्रिका बनाते हैं। चित्र 6.3 में दिया है, ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, इनका समाकलन करते हैं। यानी सभी भागों से क्या करते हैं? सूचनाएं प्राप्त करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में सोचते हैं, लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, ये सब ऐच्छिक क्रिया होता है जो आगे क्या करना के निर्णय पर आधारित होता है। मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है कि तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ना शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका और मेरुज्जु से निकलने वाले मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसा कि आपको पता है, संभावना है कि यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत और निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में 3 मुख्य मेन भाग होते हैं, ठीक है, जिनके नाम है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। पिक्चर में आप देख लीजिए, ये हमारा खोपड़ी जी है। उसके बाद देख लीजिए, ये हमारा अग्र मस्तिष्क है, देख रहे हैं आप, अग्र मस्तिष्क है। फिर यहाँ पे देखिए मध्य मस्तिष्क बीच वाला हुआ। उसके बाद कौन सा मस्तिष्क है? पश्चिम मस्तिष्क। किधर गया? ये पीछे वाला भाग है। तो ये कहने का मतलब ये भाग है।
अब इसमें पिक्चर में आप देख लीजिए, हाइपोथैलेमस होता है, पीयूष ग्रंथि होता है, ये सब आप पढ़ रहे हैं। अब मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है ना, जो दिन का काम है ना, बहुत टेंशन लेना, बहुत सोचना, यानी जितना भी चीज़ सोचने वाला भाग बात होता है ना, वो सब अग्र मस्तिष्क का काम होता है। इसमें विभिन्न क्या होता है, ग्राही ग्राही से संवेदी अविवेक सूचना प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने और देखने आदि के लिए विशिष्टकृत होते हैं। यानी भाई इनका ये डिपार्टमेंट होता है। अगर मस्तिष्क जी क्या करते हैं, पहले सुनते हैं, फिर सूंघते हैं, फिर देखते हैं, ये सब के लिए है। सुनिए, सुनिए, देखिए, यानी कुत्ता वाला काम होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें याद रखिएगा, कुत्ता वाला काम, अगर मस्तिष्क मतलब कुत्ता वाला काम। हाँ, इसमें साहचर्य के क्षेत्र जो होता है पृथक होता है, अलग अलग होता है, जहाँ इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं और पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है कि भाई क्या बात है, ये कि इस सूचना का क्या मतलब है। तो ये पूरा सूचना इकट्ठा करके एक निर्णय लिया जाता है। जैसे चौवासा का मीटिंग होता है, तो मुआ के मीटिंग में एक निर्णय होता है ना कि बिल्ली के गले में घंटा बांध देंगे तो बिलैया हम लोग को नहीं पकड़ पाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा प्लान होता है। तो ये प्लान हमारा अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक है। तो अनुक्रिया और सूचनाएं जो होती है ना, प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाए, मतलब कहने का मतलब है जो अनुक्रिया क्या करना है, क्या सूचना मिलना है, उसको प्रेरक जो मेन आदमी है उस तक सरदार तक कैसे पहुंचाया जाए। जो इच्छिक पेशी की गति को हमारे टांगों के पेशियां जो नियंत्रित करती है। हल्की प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल। हम कैसे पता लगा कि हम ज़्यादा खाना खा चुके हैं, हमारा पेट कैसे भरा है, यह जानने के लिए हम एक भूख से संबंधित केंद्र है, कहने का मतलब एक डिपार्टमेंट है जहाँ पता चल जाता है कि भूख लगा है तो पेटवा मतलब गड़बड़ करेगा, ठीक है, दुखाएगा। जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग का पता लगाइए। आइए प्रतिवर्ष शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। क्या होता है प्रतिवर्ष का दूसरा रूप? हमने प्रारंभ में चर्चा किया था, जब हम किसी खाद्य पदार्थ को देखते हैं, यानी जिसे हम पसंद करें, जैसे आप समोसा को देख लिए, समोसा को आप पसंद कर लिए, तो आपके मुंह में क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। अब कोई मांगेगा नहीं देगा तो मन उदास नहीं हो जाएगा। हाँ, यही बात होता है, ठीक है। तो हृदय स्मरण के बारे में हम नहीं सोचे, तब ये होगा कि वास्तव में इनके बारे में सोच कर या चाह कर आसानी से हम इन क्रियाओं में नियंत्रित नहीं कर सकते। पता है, ये दुनिया में अगर सोच लीजिएगा, चाह लीजिएगा तो कंट्रोल हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर कंट्रोल होता तो इतना लोग स्टेटस क्या डालता, नहीं डालता ना। हाँ, तो यही बात है कि सोचने से या चाहने से कोई चीज़ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? बताइए, ये सब काम करने के लिए सोचना या याद करना पड़ेगा? तो मतलब ये सब चीज़ तो नहीं हो पाएगा ना। तो अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है ना, ये आपके पुतली के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना हुआ, ये सब क्या होता है, सामान्य प्रतिवर्ती होता है। ये सब काम में आप कहने का मतलब है कर सकते हैं। इसमें सोचने वाला कोई बातें नहीं है, इसमें सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में कई मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। यानी जो अनैच्छिक क्रिया होता है ना, उसमें मध्य मस्तिष्क वाला और पश्च मस्तिष्क वाला भी दिमाग लगाता है। ये सब काम होता है। देखिए क्या होता है, जैसे रक्तदाब बढ़ गया, बहुत लोग कहते हैं यार, मतलब अभी तो ठीक थे, कैसे बीपी हाई हो गया, तो रक्तदाब कैसे बढ़ गया, ये सब चीज़ अनैच्छिक होता है। ये आप नहीं जानते कैसे हो जाता है। लार आ गया, मिठाई देख के बच्चा सबका मुँह में लार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वमन, ये सब क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया होता है, जिसको पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। कुछ क्रिया जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो अनुमस्तिष्क द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं को परिस्थिति करता है, ठीक है। अब है कल्पना कीजिए, यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे तो ऐसी घटना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? बताइए, इनके बारे में नहीं सोचिएगा और ये सभी घटनाएं आप काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, बताइए। अब आते हैं ऊतक कैसे बचता है, कैसे इसको रक्षा करते हैं हम लोग। तो मस्तिष्क के तरह कोमल अंग जो होता है विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है कि सावधानी पूर्वक रक्षा होनी चाहिए।
इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है, यानी हड्डी का एक बॉक्स है, उसमें हमारा मस्तिष्क जी बैठते हैं। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, यानी खूब बढ़िया से इनको गुब्बारा, लिक्विड भरा हुआ गुब्बारा में इनको बढ़िया से इज्जत सत्कार के साथ बैठा दिया जाता है। किनको? मस्तिष्क को, जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाए, यानी हमारा जो कमरिया है डोले डोले उसके मध्य के नीचे ले जाए, तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य ले जाए तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना, यानी आपका अपना कमर के एकदम बीच में ले जाइएगा ना, तो आपको लगेगा कि भाई हमारा मतलब खूब कठोर है यहाँ पे बहुत। ये रीढ़ का हड्डी होता है। रीढ़ का हड्डी को नहीं जानते हैं ना लोग, कहता है कि इसका रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया, कमर के बीच में मारा के हड्डी टूट गया, तो ऐसा होता है। रीढ़ का हड्डी इसको बोलते हैं, ठीक है, कमर के एकदम बीच में। अब आते हैं तंत्रिका ऊतक जो होता है ना, कैसे क्रिया करता है। ठीक है, देखिए हम बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, आपको दिमाग में सेट हो जाए इसलिए। अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे कि यह कैसे सूचना एकत्रित करता है, यानी कैसे इस सूचना को एकत्रित करता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक एक लड़का है जो अदर क्लास में जाके बात सुनता है, ठीक है, तो कैसे सूचना एकत्रित करता है इसके बारे में इसका पोल खोलते हैं, ठीक है, और इन्हें शरीर में भेजता है और सर जी को बताता है। सर जी के नाम शरीर है, ठीक है, तो सर जी को बताता है जो तंत्रिका ऊतक है। तो सूचना को कैसे संसाधित करता है, सूचना के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को समाहित करता है। यानी कि दूसरे शब्द में बात है कि जब क्रिया और गति संपन्न होती है ना, तब पेशी तक अंतिम कार्य करेगा। ठीक है, जंतु पेशी कैसे गति करती? जब तंत्रिका आयोग पेशी तक पहुंचता है, पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करना चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है। अर्थात आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती है, कैसे आकृति बदलती है? इसका उत्तर है कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, यानी पेशी कोशिका में क्या होती है? विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति और व्यवस्था दोनों को बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। कोशिका में जो ये तंत्रिका होता है विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तब प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। स्पष्ट कीजिए कि जब हम क्लास 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी तब भिन्न प्रकार की पेशियाँ जैसे एकशी पेशियाँ और रेखी पेशियाँ हम लोग पढ़े थे, हमने चर्चा किया था। इसके आधार पर हम आपके विचार में क्या अंतर हो सकता है, तो कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्रतिक्रिया अथवा टहलने के बीच में क्या अंतर है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कि एग्जाम में ये सब पूछ लेता है। अब आगे जंतु कोशिका से सीधा हम लोग अब पादपों में समन्वय पढ़ते हैं। ठीक है, शरीर के क्रिया के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादप में तो न तंत्रिका तंत्र होता है न पेशियाँ होता है। अब वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई के पादप की पत्तियाँ छूते हैं तो मोड़ना प्रारंभ कर देती है, नीचे झुक जाती है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ नीचे की ओर जाती है, तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है? छुई की पत्तियाँ जो होती है स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं होता है। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशी गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तो यह गति कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप में दो भिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित होता है, एक दूसरा वृद्धि से मुक्त होता है। अब आते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे छुई के पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपने पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है, ना कोई पेशी ऊतक है। फिर पादप कैसे स्पर्श का सूचन करते हैं, किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियाँ गति करती हैं? देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, छुई का पौधा कैसा होता है, देख लीजिए। यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधों की किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु और गति वाला बिंदु दोनों भिन्न हैं। जो गति कर रहा है वो भी अलग है, स्पर्श कर रहा है वो भी अलग है। स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए।
पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचना के संचालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन नहीं होता है, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूलने और सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। देखिए, जैसे जंगल में आग लगा तो जानवर तो भाग गया, बिलैया भाग गया, लेकिन पेड़ कहाँ भागेगा, तो ये जल जाएगा। अब आते हैं वृद्धि के कारण गति। ठीक है, मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रताप की सहायता से चढ़ते हैं। प्रताप स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब वे किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वो भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता। प्रतान का वो भाग जो वस्तु से दूर रहता है, इसी कारण प्रतान जो होता है ना, वस्तु को चारों ओर जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में गति करते हुए उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि ये विधि दृश्यिक होती है। इसे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। इसी प्रकार की गति को उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है पर्यावरणीय प्रेरण, जैसे प्रकाश हुआ, यानी पर्यावरण से कोई प्रेरण जो मिल रहा है, जैसे प्रकाश मिला। अब प्रकाश की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं, यानी जिधर प्रकाश रहेगा उधर चले जाते हैं। ये दिशिक अनुवर्तन गतियाँ जो होती है उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती है। अतः दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में पूर्व प्रकाश की ओर अनुक्रिया होती है और जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। जड़ इससे दूर मुड़ जाते हैं और इसका तना होता है इसके सामने प्रकाश की ओर होता है। अब आते हैं कि चित्र 6.5 देखिए, यह पादप की सहायता कैसे करता है। इधर है ना, इधर नहीं, आगे मिलेगा। पादप जो होता है अन्य उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। मतलब अन्य उद्दीपन के लिए जो अनुक्रिया कर देते हैं उससे अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ जो होती है ना सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है। जो पादप की जड़ होती है ना सदैव नीचे की तरफ वृद्धि करेगी और प्रो जो होता है हमेशा ऊपर की ओर होता है, पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। यह प्रो जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वावर्तन है। यदि जल का अर्थ पानी और रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन का क्या अर्थ होगा, ये पूछा जा रहा है। क्या हम इस प्रकार के दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरण में विचार कर सकते हैं। रसायनुवर्तन का एक उदाहरण जो होता है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। ये पिक्चर आप पहले देख लीजिए 6.5 में प्रकाश की दिशा में कैसे पादप अनुक्रिया कर रहा है। देख रहे हैं प्रकाश जैसे आ रहा है उधर ही घूम रहा है। यहाँ देख लीजिए धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्या होता है, जो कहने का मतलब है इसमें देख लीजिए जड़ है, ये जड़ क्या कर रहा है पॉजिटिव है और यहाँ पे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती है। अब है कि आइए हम एक बार विचार करते हैं कि बहुकोषीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती है, किस तरह सूचना जाती है इनमें। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति जो होती है बहुत तीव्र होती है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत धीमा होता है। रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत स्लो होता है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियाँ भी मंद होती है। जंतु शरीर में वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशा है। हमारी भुजा और उंगलियां जो है ना अलग न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। नियंत्रित गति मंद हो सकती है या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी तीव्र होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि केवल 40 किलोमीटर की स्पीड से दर्द हुआ और आप केवल 10 की स्पीड से बता रहे हैं, सुन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संचरण का माध्यम भी तीव्र होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आयोग जो होता है एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आयोग उपयोग के लिए भी कुछ सीमा है। ये केवल उसी कोशिका तक जाएगा जहाँ तंत्रिका ऊतक से वो जुड़ा है, जो नहीं जुड़ा वहाँ कैसे जाएगा। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं जा सकता है। एक बार एक
कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है, संचरित होता है। पुनः नया आवेग जनित करने और इसे संचित करने के लिए कोशिका फिर से कार्य विधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकती है, न इसको फिर से ला सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश बहुकोषीय जीव कोशिका के मध्य में होता है, संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का बता चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दे तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिका में विसरित हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिका के पास इस यौगिक को डिटेक्ट करने के साधन होंगे तो उसके सतह पर विशेष अणुओं का प्रयोग करके उसकी सूचनाओं का हम लोग पहचान करने योग्य होंगे और इन्हें संचालित कर सकेंगे। यह प्रक्रम बहुत स्लो होता है, लेकिन यह तंत्रिका संवर्धन के बिना शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। इसे अपरिवर्तित स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन जो होता है ना, वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया में सहयोग करते हैं। इसके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। साधारण विषम द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। अतः हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 6.2 में बता भी चुके हैं। जब वृद्धि करता हुआ पादप प्रकाश को डिटेक्ट करता है तो एक हार्मोन जिसे हम ऑक्सिन कहते हैं, ये परों की टिप में संश्लेषित होता है अग्रभाग में और कोशिकाओं की लंबाई में सहायक होता है। सवाल आ जाए कौन सा हार्मोन लंबाई वृद्धि में सहायक होता है, इसका आंसर है ऑक्सिन। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है और ऑक्सीजन विकसित होकर प्रो के छाया वाले भाग में आ जाता है, प्रो के प्रकाश से दूर वाले साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करा जाता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जो है ना, वह जिबरेलिन होता है। वे जो ऑक्सीजन के तने की वृद्धि में सहायता करता है, सिंह की तरह तरेंगे, ये लंबाई बढ़ाता है, ये तना की वृद्धि कराता है। कौन? जिबरेलिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन जो होता है ना, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता से पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण होता है जो वृद्धि में सहायता करते हैं। लेकिन पादप की वृद्धि जो होती है ना, वो मतलब संदमन के लिए संकेतों की आवश्यकता है। एसिटिक अम्ल जो होता है वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है, यानी वृद्धि को रोकते हैं। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में शामिल होता है। अब आते हैं जंतुओं में हार्मोन। ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचना के संचरण के साधन के प्रयोग होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थिति में होते हैं तो क्या महसूस करते हैं? वे अपना शरीर लड़ने के लिए, भाग जाने के लिए तैयार करते हैं। यह बहुत ही जटिल क्रिया है जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा, उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर कार्य करेगी। यद्यपि लड़ना, दौड़ना या एकांतर क्रिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ समान तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती है। ये तैयारी ऐसी होती है कि आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। कैसे उपलब्ध होगा? अब इसे कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। अभी और पढ़ना है हमें, घबराइएगा नहीं। यदि गिलहरी शरीर में अभिकल्प तंत्रिका कोशिका के द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होता, वो तंत्रिका कोशिका के द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होता, तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों को परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भेजा जाता है तो शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक परिवर्तित परिसर विहृत हो जाता, यानी अधिविक्र ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में किया जाता है। ठीक है, इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए 6.7 देखिए। अब सवाल आता है एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ रहता है, कौन सी ग्रंथि में रहता है? तो अधिविक्र ग्रंथि में रहता है। एड्रेनलिन जो होता है ना, सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है।
ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशेष ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। ठीक है, यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, यानी पाचन तंत्र और त्वचा में क्या होता है, रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की जो पेशियाँ होती हैं सिकुड़ जाती है। देख लीजिएगा, पाचन और पाचन तंत्र और त्वचा में, क्योंकि रुधिर की दिशा हमारी कंकाली पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम और पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग होता है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग होता है। स्मरण कीजिए, पादपों में हार्मोन होते हैं और दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन का कार्य क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, हमें उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते हुए कभी नहीं देखा। यदि हम इसके बारे में अधिक चिंतन करें, यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर, पहले इस चित्र देख लीजिए, चित्र देख रहा है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करता है। ऐसा ऐसा अग्नाशय देख लीजिए कहाँ है, विषण कहाँ पे है। इसके बाद ये सब आप देख रहे हैं। अब फिर महिलाओं को देख लीजिए, कौन सा मान किन्नर आता है, देख लीजिए। गर्भाशय, अंडाशय होता है, हाइपोथैलेमस, ग्रंथि, सब सेम ही होता है ना, महिलाओं में भी सेम वही है सब चीज़। अब क्या कह रहा है कि उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां थोड़ी ना उगाते हैं। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की विधि के समय सावधानी पूर्वक अनुरक्षित है। यह समझने के लिए कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित। हम अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? O2 ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। O2 ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, ठीक है, ये सवाल आएगा आयोडीन क्यों आवश्यक है, तो O2 ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। तो थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपचय हमारे शरीर में नियंत्रित करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन के संचलन के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो ये संभावना है कि हम गॉइटर से ग्रसित हो सकते हैं। आयोडीन कमी से गॉइटर होता है। बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन होता है। तो O2 ग्रंथि की स्थिति से हम संबंधित कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो बहुत ही छोटे और बौने होते हैं, बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको आश्चर्य हुआ कि कैसे हुआ? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन होता है जो इसका नाम इंगित करता है। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बालकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये बौनापन के कारण होता है। जब आप 200 की या 12 साल की रही होगी तो उसके अंदर कई नाटकीय परिवर्तन देखे होंगे। ये परिवर्तन यौन आरंभ से संबंध है क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। क्या आप अपने दोस्तों में, पहले सुन लीजिए, नर में टेस्टोस्टेरोन होता है, मादा में एस्ट्रोजन। क्या आप अपने दोस्तों में किसी को जानते हो जिसे डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा की चीनी सलाह दी है, भाई कि कम चीनी खाओ क्योंकि वे मधुमेह के रोगी है। उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही है। एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायक करता है। यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता होती है जिससे यह किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो हम इसे अग्नाशय की कोशिका से डिटेक्ट कर लेते हैं और इस अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित कर देते हैं जिससे रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है और इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है। ये पिक्चर में देख लीजिए, वृद्धि हार्मोन का काम क्या है, इंसुलिन का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है।
एट्रीन का काम क्या है और मोचक हार्मोन का काम क्या है। अभी हम कुछ सवाल हैं और इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, मैंने आपको कितना सिखाया ये आप देख लीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप मतलब बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसको आप हल्के मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एनसीईआरटी का